तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आज आपको क्लास 10th के चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसके 2011 से 2025 तक जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को प्रहार करेंगे। और ये अगर आप वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 1 से मैथ में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होगा एक भी छूटने वाला नहीं है। उसको आप ठोक के आइएगा, पूरा जवाब देकर आइएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्या है कि क्लास चैप्टर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग चालू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये यानी क्या है, वास्तविक संख्या 2011 से 2025 तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 2025-26 के लिए, उसमें जो है सो क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। एक एक टॉपिक के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। एक है यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका पर आधारित जो भी अभी प्रश्न होगा एक एक करके हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न जो है वो क्या दिया हुआ है कि यदि a मतलब 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 है तो इसका मौसो क्या होगा, यानी 130 और 15 का मौसो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं 130 115 का मौसो बनाना है तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। दोनों में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। दोनों में जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या लेते हैं, a लेते हैं। तो यहां से आपका जो है ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 130 और जो छोटा वाला होता है 15 छोटा है इसको हम लोग b लेते हैं। अगर 15 से 130 में लगाते हैं तो 15 अट्ठे कितना हो जाता है 120, शेष कितना बच जाता है 10। फिर ये 15 बच जाएगा, 15 को हम लोग 10 से लगाएंगे, 10 का है 10 और ये हो जाएगा आपको शेष कितना बचेगा 5। और ये अब 10 में जो लगाएंगे हम लोग 5 से 5 दूना 10 और ये क्या हो गया, यहाँ पर जो होगा ये इसका है हो जाएगा CF। तो इसका CF क्या निकल के आएगा, इसका ऑप्शन आएगा B। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या है कि आप सिंपल सा जो है CF आप बच्चे के तरह निकालते हैं 15 से 130 में। तो 15 अट्ठे कितना हो जाता है 120। और मौसों का क्या रूल होता है, तब तक हम लोग बनाते जाते हैं जब तक ये कट न जाए, जीरो शेष इसका नहीं बचे। तो 15 से ये 15 अट्ठे 120 हो गया, ये घट के कितना आ गया 10। फिर 10 से हम लोग लगाएंगे किसमें, 15 में। 15 में लगाएंगे 10 से, 10 से का 10 क्या बच जाता है शेष, फिर 5 और 5 जो बचता है उसमें अब 10 में लगाऊंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 है ना। और ये कंप्लीट, जहां पे शेषफल 0 आ जाए वो क्या हो जाता है CF। तो CF इसका क्या आ गया 5। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, वो किस हम लोग इससे क्या निकालते हैं, इससे हम लोग लॉसो निकालते हैं, नहीं लॉसो हम लोग इससे नहीं निकालते हैं। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, मौसो। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन B। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 15 तथा 60 का मौसो है। 15 और 60 का मौसो क्या होगा, सॉरी 45 और 60 का मौसो क्या होगा। तो 45 और 60 का मौसो के लिए हम लोग फिर वो वाला तरीका अपनाएंगे। 45 से 45 का है 45, ये हो जाएगा आपको 60 में से 45 घटा 15। अब जो 15 बचा शेष में अब लगाएंगे हम लोग भागफल में। 45 था, 15 से 15 दिया 45 और ये क्या हो गया कंप्लीट है ना। तो इसका जो है CF क्या आ गया 15 है ना। इसका CF क्या आ गया 15 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, D। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, D है। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 होगा तो b का मान क्या होगा, है ना। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप फार्मूला जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। a का वैल्यू दे दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 72, a का मान 72 है। b आपको निकालना है तो b का b, q का मान आपको कितना दे दिया हुआ है 8 और शेषफल कितना है आपका r जो है r कितना है 0 है ना। तो ये तो आपका 72 हो गया। जब आप b को 8 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 8b और शेष 0 है, 0 इसमें जोड़ेंगे फिर भी 8b आएगा। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, b का। और b के साथ 8 कथी में है, गुना में है। तो गुना में है, इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, भाग में। तो ये आ जाएगा 72 बट्टा 8, इधर क्या बच जाएगा b। 8 से 72 कितना बार में कट जाता है, 9 बार में। तो b का वैल्यू कितना आ गया आपको, b का वैल्यू क्या आ गया 9, b का वैल्यू क्या आ गया 9 और ये ऑप्शन आपका क्या है A। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे।
यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का वैल्यू 61, क्यू का वैल्यू 27 और आर का वैल्यू 32 है तो ए का मान क्या होगा। फिर से वही बात, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू निकालना है तो ए का ए, बी का माना हम आप लोग को दिया हुआ है, यानी बी का वैल्यू दिया हुआ है 61 गुने क्यू, क्यू हम लोग को कितना पता है, क्यू है 27, क्यू 27 और आर का जो वैल्यू है, आर कितना है आपके पास, तो आर 32 है। तो पहले तो इस दोनों का गुना करेंगे और ये जो हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, 61 को कितना से गुना करना है, 27 से, ये हो जाएगा आपको 7, 7 छक 42 और ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो गया 12। यहाँ से आपका ये 7, 4, ये 6 और 1 है ना, कितना हो गया 1647 प्लस ये वाला 32। तो यहाँ से जोड़कर क्या हो जाएगा, 2 और 7 9, 3 और 4 7 और ये हो गया आपको 1679 और 1679 जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन ए है 1679। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो क्या दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 43, क्यू का मान 31 और आर का मान 32 दिया है तो ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप खुद बना के देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा हुआ, अभी इसी की तरह एक क्वेश्चन बनाया हम, ये आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 4, क्यू का मान 5, आर का मान 1 हो तो ए का मान क्या होगा। ये 2025 का जो एनुअल एग्जाम था, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दे दिया है, क्यू का मान दे दिया है और आर का मान दे दिया हुआ है, तो किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ए निकालना है। बी का मान है आपका 4, क्यू का मान दे दिया हुआ है 5 और शेषफल कितना है 1। तो ये आपका क्या हो गया, ए बराबर 5 चौके 20 प्लस 1, 20 और 1 कितना हो जाता है 21। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसको आप जो है सो क्या है, प्रैक्टिस के तौर पे इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ये 2025 में एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे आपको बी दे दिया है, क्यू दे दिया है, आर दे दिया है, मान निकालना है। आप इसको क्या कीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान नहीं निकालना है, बी दिया है, क्यू दिया है, बी को क्यू से गुना कर दीजिएगा और उसमें आर जोड़ दीजिएगा और आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें से निकल के आ जाएगी। अब देखिए बोल रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n किससे हमेशा भाज्य होगा, सो यहां बता रहा है। इसमें जो है आपको क्या है कि यदि प्रथम 13,969 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब देखिए सीधी सी बात ये है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में एक और खुद के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें क्या हो, इसमें भाग लग सके। इसके अभाज्य गुणनखंड को जोड़ेंगे तो भाग लगेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह क्या है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आए, ये 2018 के सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, बच्चे की तरह आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम 2 से आप इसमें लगाइएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, है ना। फिर आप 2 से लगाते हो तो ये आपका हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 6, फिर 2 से लगाएंगे आप, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 3। अब जो है इस सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये 3 और गुने ये 5। इस सब का गुना कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85 8 3 24 240। अब मैं आपको बता दूं 240 आ गया। अब 240 तो किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 240 का जो गुना के रूप में इसका आंसर 240 नहीं होगा, क्योंकि 200 आपको क्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। आप धरफड़ा के ए पे आंसर आप नहीं मार देना, है ना, जल्दी जल्दी में ए पे आंसर नहीं मार देना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको 240 के अभाज्य गुणनखंड 240 में अगर आप 240 से 16 में भाग लगा 1600 में भाग लगाते हैं, ये तो होगा नहीं, तो 1600 में भाग लगाते हैं तो क्या होता है
ये आपको जो है सो 240 से जो है 1600 नहीं कटता है, 240 से 2400 जो है कट जाता है, बट ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, यानी वर्गमूल इसका नहीं निकल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3600। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3600। 3600 क्यों? क्योंकि 3600 में आप 240 से अगर देते हैं भाग तो ये लग जाता है एक बार में 240, ये आपको हो जाता है 0, ये हो जाता है आपको 2, ये हो जाता है 1 और इस पे आ जाता है 0। 240 पंचे कितना हो जाता है 1200, 240 पंचे कितना हो जाता है 1200, यानी 15 बार में कट रहा है, पूरा कट रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। यानी क्या बोल रहा है कि एलसीएम जो है, एलसीएम 14 गुना है एचसीएफ का, 14 गुना है एचसीएफ का, तो एचसीएफ में 14 से गुना हो गया। और इसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि लॉसो और मौसो का जो जोड़ है वो 600 है, लॉसो और मौसो का जोड़ जो है सो 600 है, यानी एलसीएम जोड़ एचसीएफ जो है सो कितना है 600 है। एलसीएम और एचसीएफ कितना है 600। तो अभी हम लोग देखें कि एलसीएम का जो वैल्यू है वो क्या है 14 गुने एचसीएफ है, यानी एलसीएम के जगह हम लोग 14 गुने एचसीएफ रख सकते हैं। तो एलसीएम के जगह हम लोग रख दिए 14 गुने एचसीएफ, यानी 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ, और इसके बाद जो है दोनों का जोड़ जो कितना है 600 है। तो 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा 15 एचसीएफ बराबर 600। अब यहाँ पे 15 एचसीएफ बराबर 600, इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ अकेले क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर इसके गुना में क्या है 15 है, ये आ जाएगा इसके भाग में और ये हो जाएगा बट्टा में 15। तो 15 चौके कितना होता है 60 और इस पे 1 0, यानी एचसीएफ आपका कितना निकल के आ गया, एचसीएफ अकेले निकल के आ गया आपको 40। एचसीएफ कितना निकल के आ गया 40। और इधर आपको रह गया एलसीएम। तो एलसीएम में अभी आप देखे थे 14 गुने एचसीएफ था, तो 14 गुने एचसीएफ के जगह क्या रख दिया जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा ये 560। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि फार्मूला एक होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको एलसीएम भी प्राप्त हो गया कितना 600 और 560, एलसीएम कितना है 560, एचसीएफ आपका कितना निकल गया 40, एचसीएफ कितना निकल गया 40। इसमें पहली संख्या कितना दिया है 280, पहली संख्या कितना था 280। अब आपको निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो निकालना है तो दूसरी संख्या के गुना में है 280, तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये आपका हो जाएगा 560 गुने 40 बट्टा 280 बराबर दूसरी संख्या। अब देखिए 280, 28 दूना कितना होता है 56, 28 दूना कितना होता है 56, तो 280 दूना हो जाएगा 560। अब 2 गुने 40 बचा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 40 दूना 80, इधर आपका हो गया दूसरी संख्या। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सो ऑप्शन क्या होगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दिया हुआ है कि 6x टू दी पावर 4 तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या है। तो 6x टू दी पावर 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x टू दी पावर 4 y को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x कितना बार है 4 बार है, x का पावर 4 है, इसका मतलब हम लोग x को कितना बार लिख सकते हैं 4 बार और गुने में y। और इधर आपका हो गया 12xy, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 3 2 दूना 4 तिया 12 अगुने x अगुने y, गुने x गुने y। मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ उसको बोला जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है इसमें, एक तो 2 है दोनों में कॉमन, फिर क्या है एक 2
एक तो 2 है दोनों में कॉमन, उसके बाद आपका 3 जो है सो भी दोनों में कॉमन है, 3 है सो भी दोनों में कॉमन है, यानी एक 2 यहाँ पे आप 2 देख लीजिए, 2 दोनों में है सो कॉमन हो जाएगा, फिर 3 है दोनों में सो 3 कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक x कॉमन है सो हो जाएगा, उसके बाद y दोनों में है तो y कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपको, HCF बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 गुने XY यानी 6XY, क्या हो जाएगा 6XY। इसमें ऑप्शन है 6XY, ऑप्शन करेक्ट है डी फॉर डॉग। तो ये ऑप्शन हो गया आपको 12, है ना। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन जो है सो क्या है कि √10 और √15 बराबर है, √10 और √15 बराबर है, तो √10 गुने √15। अब देखिए ये दोनों का दोनों रूट के अंदर है, इसलिए दोनों का गुना जो होगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 10 को 15 से गुना करते हैं तो कितना होता है 150। अब रूट अंडर 150 है, इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग 150 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 2 दूना 4 पंचे 20, नहीं सॉरी ये नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, 150 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा 75, फिर आपको 3 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लग जाएगा 5, यानी √150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √150 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पे जो 5 का जोड़ा लग रहा है ये आपको बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3 कितना होता है 6, यानी 5 √6, 5 √6 जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए 5 √6। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो दिया हुआ है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, 64 के वर्गमूल के लिए ये, 64 के घनमूल के लिए भी ये, बट घनमूल में क्या सिस्टम होता है 3 का जोड़ा लगना चाहिए, वर्गमूल में क्या सिस्टम होता है 2 का जोड़ा लगना चाहिए। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8 और 2 का जोड़ा लग गया, फिर इस 64 के घनमूल को हम लोग 3 का जोड़ा लगाना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और इसमें भी हो गया 8 गुने 8, 8 ही 8 64। तो यहाँ पे आपका 8 जोड़ा लग गया, ये बाहर निकल गया। इसमें 3 मतलब 3 का जोड़ा निकलता है बाहर, तो 4 जोड़ा लग गया 3 का, मतलब 3 जोड़ा लग गया 4 का, मतलब एक जोड़ा 3 वाला लग गया, तो 4 से ये कट जाएगा कई बार में 2 बार में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका बी, यानी 64 के वर्गमूल को कितना होता है 8, 64 का घनमूल कितना होता है 4, 4 से जब 8 में भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 संख्याओं में a और 18 का लॉस 36 और मौसो 2 है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि LCM गुने HCF जो होता है उसमें क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM आपको दे दिया हुआ है 36 और HCF आपका है 2, LCM है 36, HCF है 2। पहली संख्या जो है आपका वो आपको दिया हुआ है a, और दूसरी संख्या आपका कितना दे दिया 18। आपको पहली संख्या निकालना है यानी a का मान निकालना है, तो a के गुना में 18 ही, ये कहाँ आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 36 गुने 2 बट्टा 18, इधर बच जाएगा a। 18 से 18 दूना 36, बच गया 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर a, यानी a का मान क्या हो जाएगा 2 दूना 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात पूछा है, जो क्वेश्चन 2019 के एनुअल फर्स्ट सीटिंग में पूछा है। 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात पूछा है। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5।
अब देखिए HCF क्या होता है, HCF वही होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसका मतलब HCF इसका जो हो जाएगा 5। LCM क्या होगा, LCM कॉमन है सो तो रहेगा ही, उसके अलावा जो भी है सब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुने 2 और एक आपका 3 भी है, और इस तीनों जोड़ा में से 5 एक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCF। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब पूछा क्या है, लॉस और मौसों का अनुपात, तो लॉस और LCM बट्टा HCF। LCM जो आपका हो गया 60, HCF क्या हो गया 5। 5 से जब 60 में भाग देंगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60, और ये लग जाएगा एक बार में। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 12:1, 12:1। और 12 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, 12:1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या होता है ऐसी संख्या जिसमें, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें या तो 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो 1 से और खुद से जो भाग लगने वाले होते हैं नंबर संख्या, वो सब क्या होता है 2, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 11, फिर क्या होता है 13। इस सभी संख्या में या तो ये 1 से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा, और अन्य नंबर से विभाजित होने वाला ये नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भाज्य। भाज्य किसको बोलते हैं, तो भाज्य में किस सब से भाज्य में 1 से विभाजित होता है, खुद से विभाजित होता है, और किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। 1 से भी विभाजित हो, खुद से भी विभाजित हो, और अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो 1 से विभाजित इसमें जो नंबर आएंगे वो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 4। 4 ऐसी संख्या है जिसमें 1 से भाग लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। तो 1 और 4 से तो लग ही रहा है, इसमें एक और नंबर आ गया 2 जिससे भाग लग रहा है, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। इसका गुणनफल पूछा है, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 हो जाएगा 8, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन है 18, जो क्या पूछा 2019 एनुअल एग्जाम में, किसी पूर्णांक के, यानी यहां पे होगा किसी पूर्णांक m के लिए, m होगा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। इसमें आपको m+2, 2m+1, 2m और 2m-1 दिया है। अब देखिए पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक बोला जाता है उसको, पूर्णांक में हो जाता है 0 से आगे धनात्मक संख्या कहाँ तक, अनगिनत, और 0 से पीछे ऋणात्मक संख्या कहाँ तक, अनगिनत, है ना। तो इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो हम लोग पूर्णांक में धनात्मक संख्या ले लेते हैं, m बराबर मान के चलो 1, फिर आपको 2, फिर आपको 3, फिर आपको 4, ऐसे। आप माइनस में भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, दोनों का बात बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सम संख्या का रूप क्या है। सबसे पहले आपको m+2 है, m+2 है, इस पे देखते हैं। अब देखिए m का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 + 2 कितना हो जाता है, 3, है ना। m का वैल्यू जब ले लिए 1, तब फिर m का वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, m+2, m का वैल्यू 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर अगर आप m का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो क्या होता है, m का वैल्यू 3 + 2 कितना हो गया, 5। एक तो ये हो गया। आप इसमें देख रहे हैं विषम आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या के रूप का नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। अब हम लोग इसी पे रखते हैं 2m+1, 2m+1। इसमें जो है m का वैल्यू जब 1 लेंगे तो 2 गुने m क्या हो जाएगा, 2m,
यानी 2 गुने 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर m का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2, m का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। फिर ऐसे ही हम लोग m का वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3 2m इंटू 3 प्लस 1, यानी ये हो गया 2 3 6 और 1 कितना हो गया 7। इसमें आप देख रहे हैं सब विषम संख्या के रूप का आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है सही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 2m पे, किस पे देखते हैं, तो 2 गुने m का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2, फिर 2 गुने m का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4, फिर 2 गुने m का वैल्यू 3 रखते हैं तो 6। आप गौर कर रहे हैं ये जो नंबर हम लोग ले रहे हैं इसमें सब जो 2 4 6 ये सब क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है सम संख्या। आप लोग सम संख्या जानते हैं, सम संख्या का मतलब हुआ ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे क्या होगा 0 2 4 6 8 रहे, 0 2 4 6 8 रहे, वो सब क्या हो जाता है सम संख्या। तो आप देख रहे हैं 2 4 6 ये सब आ रहा है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा ऑप्शन सी 2m। अगला है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभी मैं बताया कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो 15 जो है सो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये 1 से विभाजित है, फिर आपको 3 से विभाजित है, फिर 5 से विभाजित है, फिर 15 से विभाजित है। हम क्या बोले थे कि 1 और खुद के अलावे अगर और किसी संख्या से विभाजित होगा ये तो क्या होगा भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन आप भाज्य पूछा है तो इसमें आपको क्या है 15 नहीं होगा। 12 में भी क्या है 1 2 3 4 6 और 12 से विभाजित होता है, ये भी भाज्य संख्या है, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है तो ये भी नहीं होगा। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 23 को अगर विभाजित करते हैं तो ये 1 से विभाजित होता है और 23 से विभाजित होता है, और अन्य कोई भी नंबर से विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 2 10 20 के लॉस और मौसों का अनुपात। 2 अभाज्य गुणनखंड 2, 10 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5, और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 5। इसका सबसे पहले HCF हम लोग देखते हैं। HCF किसको बोलते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो उसको HCF बोलते हैं। तो सब में कॉमन यहाँ पे क्या है 2, तो HCF इसका क्या हो गया 2। LCM हम लोग देखते हैं, LCM इसका क्या हो जाएगा, एक तो कॉमन जो है सो तो होगा ही, उसके बाद एक ये 2 हो गया, फिर इस दोनों 2 में से इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो इसमें से 1 2 1 5, तो ये हो जाएगा आपको 2 दूना 4 5 20। HCF आपका निकल गया 2, LCM कितना निकल गया 10। क्या पूछा है लॉस और मौसों का अनुपात, तो LCM बट्टा HCF। LCM आपका है 20, HCF है आपका 2, तो 2 से 20 कट जाता है 10 बार में, और 2 1 आए 2, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10:1। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा 10:1। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 10:1। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था 2020 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में। अगला क्वेश्चन है 65 तथा 175 का मौसों 65 m-117 के रूप का है तो m का मान क्या है, यानी इस दोनों का जो है मौसों दे दिया है इतना इसके रूप का, तो m का मान क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा, जैसे हम लोग 65 से इसको लगाएंगे तो 65 इकाई 65, ये आपका हो जाता है 2 और ये हो जाता है 5 52। फिर इस 52 से इस 65 में हम लोग लगाते हैं 52 इकाई 52, क्या बचता है यहाँ पे 13। फिर 13 से इस 52 में लगाते हैं तो 13 चौका क्या हो जाता है 52, और जैसे ही करेक्ट मतलब पूरा कट करके 0 बच जाए तो जो हो जाता है ये HCF इसका हो जाएगा। HCF इसका कितना हो गया 65 और 117 का जो HCF हो गया, HCF इसका क्या हो गया 13 हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि इसके रूप का है ना, यानी ये जो 65 और 117 का जो HCF था वो किसके रूप का था 65 m-117, और इसका ओरिजिनल जो आपका आया है मतलब
इसका जो HCF आया है वो 13 आया है। इस 117 को तो ये और 13 और ये 65m माइनस 117 आपस में बराबर होंगे, तो बराबर दे दिए। 117 को उधर भेज देने पर ये आपका हो जाएगा 65m, बराबर के उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा प्लस। पहले से 13 था और 117 उधर गया प्लस, दोनों जोड़ करके हो गया 130। 117 और 13 जोड़ के 130, इधर बच गया आपको 65m। तो m का जो मान हम लोग निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 130/65। 65 से ही कट जाता है 2 बार में, तो m का मान कितना करेक्ट निकल के आता है, इसका ऑप्शन आता है बी। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी 2 आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। अभी आप लोग देखे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या था, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। इसका HCF निकालेंगे 2 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। इसका HCF क्या निकल के आ जाएगा, 2। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का भाज्य गुणनखंड के लिए आपको यहाँ से 96 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से इसमें लगाएंगे तो 2 चौका 8, 1 पे 6 यानी 2 8 16, 48 दूना कितना हो गया 96। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूना 48 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24 होता है। फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब इसमें जो है 96 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 5 बार। 2 कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। और 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 5 बार आ रहा है यानी 2 का पावर 5 गुने 3। 2 का पावर 5 गुने 3 इसमें है क्या, इसमें नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 का पावर 5 यहाँ पे होता और यहाँ पे कुछ नहीं होता, यानी 2 का पावर 5 गुने 3। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो क्या हो जाता, डी। 6 8 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। फिर यहाँ पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया। 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख देंगे, 8 को हम लोग लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 22 को जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 गुने 11। तो अब यहाँ पे HCF क्या बोले, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन 2 है, 2 है, 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 HCF। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 2, इस तीनों कॉमन में से 2, एक ये वाला 2, एक ये 2, उसके बाद एक ये 3, उसके बाद 11। यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, और 24 गुने 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 गुने 11 क्या हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन आ गया है उसी टाइप का जो दिया हुआ है। 6 8 और 22, 6 8 और 22 का फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, जो है 6 8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 गुने 3। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 गुने 2 गुने 2। 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 गुने 11, 2 गुने 11। अब देखिए इसमें जो HCF होता है, HCF किसको बोलते हैं, HCF जो है तीनों में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं HCF। तीनों में जो कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं,
दो जो है तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा 2। फिर हम लोग देखेंगे एलसीएम, क्या देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एक तो ये जो कॉमन है 100, फिर इसके बाद दो और है तो ये दोनों 2, फिर 3 है, फिर 11 है। इस सब का गुना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 गुने 11, 24 गुने 11 क्या हो जाएगा, 11 चुक 44 और 11 दूना 22 और 4 26, 264 क्या हो गया 264। तो लॉसो और मौसो का अनुपात बताना है, तो पहले क्या हो जाएगा एलसीएम, फिर क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम आपका हो गया 264, एचसीएफ आपका हो गया 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 1 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी ये हो गया 132/1। 132/1 को लिख सकते हैं 132:1, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 132:1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 में हम लोग सबसे पहले कितने से लगाएंगे, 5 से, क्योंकि ये 3 से और 2 से लगेगा नहीं, तो 5 से ये हो जाएगा 1001। फिर अब हम लोग लगाएंगे इसमें 7 से, 7 क्या है 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 पर 1, 7 तिया 21। फिर हम लोग लगाएंगे 11 से, 9 से लगेगा नहीं, 11 से 11 क्या 11, 11 तिया 33। तो यहाँ पे कितना हो गया 5005 का भाज्य गुणनखंड आ रहा है 5, 7, 11 और 13, कई गो हो गया 4। तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, और ये 4 ऑप्शन इसका सही है। 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। 2 लगातार संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलो 1 और 2 ले लेते हैं। 1 2 का अगर मौसो हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 से 2 में 1 दूना 2, यानी क्या निकल के आ जा रहा है 1। आप ऐसे ही मान के चलिए 8 और 9 ले लीजिए, 8 9 में 8 है का 8, कितना हो गया 1, 1 से फिर 8 में लगेगा 1 8 8। तो यहां से भी क्या आ रहा है एचसीएफ 1। तो कोई भी 2 लगातार संख्या का अगर मौसो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अब यहां पे दिया है यदि ए दिया हुआ है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या है, सीधी सी बात, जब अभाज्य संख्या रहता है तो उसका हम लोग क्या है अभाज्य गुणनखंड ए है, तो ए का अभाज्य गुणनखंड ए ही आएगा, बी है तो बी का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना। अब जैसे इस पे हम लोग नंबर देख लेते हैं, अभाज्य संख्या एगो 7 है, एगो संख्या है 11, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7, 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 7, 11 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 11। जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा 7 गुने 11 होगा, यहां भी क्या हो गया a गुने b। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो है दिया हुआ सह अभाज्य संख्या का मौसो होता है, 2021 के एनुअल में पूछा है सह अभाज्य संख्या जो होता है, सह अभाज्य संख्या मान के चलिए एगो हो गया 2 और एगो 3, इस साथ साथ में रहने वाले अभाज्य संख्या है, साथ साथ अभाज्य संख्या। ऐसे एक हो गया 5 7, ऐसे हो गया आपको 11 13। ये सब का जो अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, ये सब का जो एचसीएफ निकालते हैं तो 2 1 2 देख लीजिए क्या हो जाएगा 2 1 2, यहां से 1 से अब 2 में लगाइएगा तो 1 दूना 2, ये कट गया, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया 1, है ना। उसके बाद 5 7 में भी करके हम लोग देख लेते हैं, तो 5 1 5, कितना बच जाता है 2, 2 से फिर 5 में 2 दूना 4, 1 से फिर 2 में 1 दूना 2, यानी कहने का मतलब 1 यहां भी आ रहा था 1 यहां भी आ रहा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1। सहअभाज्य संख्या का मौसो जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। अगला है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मौसो 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा। अभी मैं फार्मूला आपको बताया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहां पे एलसीएम आपको दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। एचसीएफ आपको कितना दे दिया है 19, और आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दोनों का गुणनफल दे दिया है, पहला और दूसरा का गुना करके दे दिया है कितना 2166। आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा ये एलसीएम के गुना में एचसीएफ, ये भाग में चला जाएगा तो 2166/19, 19 से लगाएंगे, 19 से का 19, 2 पर 6 19 से का 19, 7 पर 6 19 चौक 76, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 114। आप 19 से 21
66 में भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 114। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोल रहा है यदि ए बराबर है इतना, ए बराबर है इतना और बी बराबर है इतना, तब ए और बी का जो है लॉसो मॉसो क्या होगा। 2021 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए बराबर दे दिया 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या है 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है। बी में दे दिया है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 मतलब 2 कई बार होगा, 4 बार होगा, 2 कई बार 4 बार, फिर 5 और फिर 7। तो क्या पूछा है इसका लॉसो, क्या पूछा है। तो लॉसो में पहले हम लोग देख लेंगे कॉमन क्या सब है। तो कॉमन 2 है, तो इसमें से 1 आ जाएगा, फिर ये 2 कॉमन है, फिर इसमें से 1 आ जाएगा, फिर ये 2 कॉमन है, फिर इसमें से 1 आ जाएगा, फिर कॉमन वाला जो है, फिर 1 2 ये वाला बच गया, ये 2 ले लेंगे, फिर 3 का कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है, 3 हो जाएगा, ये 5 और 5 का कॉमन हो गया, तो इसमें से 1 आएगा, और 7 सबका जो गुना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पंचे 48 पंचे 8 पंचे 40 और 5 चौक 20 4 24 240, 48 पंचे 240, तो 240 गुने 7 क्या हो जाएगा 0, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, यानी 1680 होगा। इसका क्या हो जाएगा 1680। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए इतना और बी इतना है, इसका जो एलसीएम होगा 1680 होगा। अब है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो गुने ए बी का लौसो निम्न में से कौन है ना। अब अभी फिर देखिए, अभी आप देखे हैं फॉर्मूला, क्या देखे हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जब एक संख्या ए और बी दिया हुआ है ए बी, तो इसका लॉसो मॉसो के बारे में पूछ रहा है। तो एलसीएम इसका और एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। एलसीएम गुने एचसीएफ और बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ए और बी का क्या हो जाएगा गुना। ए बी का गुना कहां पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ए बी का गुना होता है। ए बी का क्या हो जाता है, गुना होता है, क्योंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा, तब उनका मौसो क्या हो जाएगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। अभाज्य संख्या जो भी हो, कुछ भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 5 या 7 हो गया, इसका आप जब मौसो निकालिएगा, क्या मौसो निकलेगा 1। क्या मौसो निकलेगा 1। आप जैसे हो गया आपको 11 और 13, इसका भी एचसीएफ आप निकाल के देख लीजिए। 11 क्या है, 11 क्या आ गया, 2 से फिर 11 में 11, 2 से 2 पंचे 10, क्या आ गया 1, 1 से फिर लगाएंगे 2 में 1 दूना 2, ये क्या हो गया कट गया, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है 1। 5 7 का भी निकालेंगे, क्या निकल के आएगा 1, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 होगा। ये 2019 और 2022 दोनों एनुअल फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। कौन सा युग्म सह अभाज्य है, देखिए 14 अभाज्य संख्या है नहीं, 35 अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर क्या है 18 और 25, इधर है 13 और 52, फिर है 21 और 84। अगर आप 13 से 52 में भाग देते हैं तो 4 बार में लगता है, 7 से देते हैं इसमें तो 2 बार में लगता है, ये लग जाता है 5 बार में। 21 से 21 चौक 84, तो कहीं ना कहीं ये तीनों में विभाजित कर रहा है। लेकिन 18 और 25 में अगर आप भाग देते हैं तो 18 से जो 25 में भाग देते हैं या इसका एचसीएफ निकालते हैं आप, तो 18 इकाई 18 क्या बच जाता है 7, फिर 7 से क्या है 18 में 7 दूना 14, फिर क्या बचता है 4, 4 से फिर 7 में 4 इकाई 4, फिर क्या बचता है 3, 3 बच जाता है 3 से फिर 4 में 3 इकाई 3, 1, 1 से फिर 3 में 1 तिया 3, क्या आ रहा है एचसीएफ 1। तो सह अभाज्य युग्म किसको बोलेंगे, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या है 7 आ रहा है, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 4, मतलब इसका एचसीएफ 13 आ रहा है, इसका एचसीएफ 21 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 1।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 18 और 25 का जो जोड़ा है सहयुग्म है ना, सो सह अभाज्य है। 2022 में पूछा गया सेकंड सीटिंग में ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या किसको बोलते हैं? जो यौगिक संख्या, देखिए भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी बोला जाता है। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोला जाता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, तो 11 अभाज्य है तो ये नहीं होगा, 31 अभाज्य है ये नहीं होगा, 41 अभाज्य है ये नहीं होगा, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 21। 21 आप बता देते हैं, 21 में 1 से भाग लगता है, 21 में 3 से भाग लगता है, 21 में 7 से भाग लगता है, 21 में 21 से भाग लगता है। तो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ही क्या है, विभाजित है। इसका मतलब 21 जो है भाज्य संख्या, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसौ 27 और लौसौ 162, उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है ना? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। आपको एक संख्या दे दिया हुआ है 54, दूसरी संख्या आपको निकालना है। एचसीएफ आपका कितना दिया है? 27। एचसीएफ कितना है? 27। एलसीएम कितना है? 162। आपको दूसरी संख्या निकालना है बी। बी के गुना में 54 है, ये कहां चला जाएगा? इसके भाग में। ये 27 गुने 162 के भाग में क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, है ना? तो 54 तिया 54 तिया क्या हो जाएगा? 50 तिया 150 और 4 तिया 12, यानी ये हो जाएगा 3 बार में। 54 तिया कितना हो गया? 162। तब बी बराबर क्या निकल के आ गया? 27 गुने 3, और ये आपका हो गया 27 तिया 81। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ओ सॉरी, यहां पे डी होना चाहिए था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 81। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया 8670, उसका एचसीएफ भी दे दिया 17, यानी मौसौ 17 दे दिया। लौसौ क्या होगा बताना है। फिर वही बात हो गया, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल दे दिया है 8670, 8670, और इसमें एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 17। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 8670 बट्टा 17। 17 से इसमें भाग देंगे हम लोग, 17 से भाग देंगे 8670 में, तो 17 पचे कितना होता है? 85। 17 पचे 85, एक बच जाएगा, फिर आएगा 7, 17 का 17, और ये कट गया, ये 0 है, इस कारण इस पे एक 0 दे देंगे। तो क्या 17 से कितना बार में कट जा रहा है? 510 बार में। कितना बार में? 510 बार में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 510, कौन सा है? ऑप्शन डी जो है इसका क्या है? 510। तो ये आपका हो गया 36 का 510। 2020 के सेकंड सीटिंग में और 2023 के सेकंड सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p का पावर 3 और q और p स्क्वायर q का मौसौ क्या हो जाएगा? तो यहां पे देख लीजिए, p क्यों दिया है? तो p कितना बार है भाई? 3 बार दिया हुआ है। p 3 बार और q 1 बार। p स्क्वायर क्यूब है तो p दिया हुआ है 2 बार, q दिया है 1 बार। तो p यहां पे देख लीजिए, p यहां भी, p यहां भी। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? p, फिर यहां भी p, यहां भी p, एक p यहां से आ जाएगा, q यहां भी, q यहां भी, तो एक q यहां से आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा? p गुने q, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर क्यूब। p स्क्वायर क्यूब कौन सा है? p स्क्वायर क्यूब जो है ऑप्शन बी है। p स्क्वायर क्यूब कौन है? ऑप्शन। हम लोग 38 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है कि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3 गुने 5 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था 5, इधर c का पावर है 3 का पावर n गुने 5, और ABC क्या जो एलसीएम है वो है इतना, तो n का मान बताना है। ये क्वेश्चन 2023 के एनुअल में सेकंड सीटिंग में पूछा गया था, एनुअल एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, a का जो है 2 का पावर 3 गुने 3, b जो दिया हुआ है 2 गुने 3 गुने 5, और c जो दिया हुआ है वो जो है आपका 3 का पावर n गुने 5 है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या होता है?
दो इसमें देखेंगे, दो सबसे ज्यादा जो पावर है सो इसका हो जाएगा एलसीएम, 2 का पावर 3 गुने 3 में जो है 3 है 3 है 3 है, इसका मतलब 3 का पावर n, फिर दोनों 5 में से एक 5 हो जाएगा। और इसका पहले से जो एलसीएम दिया हुआ है, पहले से जो एलसीएम दिया है वो क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 और गुने 5। तो हम लोग इसका जो एलसीएम निकला इतना और इतना को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, बराबर करके देख लेंगे। तो यहां से बराबर यहां करते हैं, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर n गुने 5 बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5। अब देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसका मतलब 3 का पावर n बराबर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से n का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2। n का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 156 इतना दिया है हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बताइए। तो 156 हम लोग देख लेते हैं। 156 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नवा 18, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा 13 बार में। तो 156 बराबर क्या दे दिया, 156 बराबर दे दिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, है ना। तो 156 बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1 गुने 13। यहां से अगर आप बात करें तो 156 बराबर इतना दिया और सवाल में 156 बराबर इतना दिया है, तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे 156 बराबर, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 13 का पावर z बराबर इधर हो गया 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए 2 है नीचा, बेस सेम है, आधार जब सेम रहता है तो इसका पावर जो होता है, घात जो होता है वो बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से x बराबर 2 हो गया। फिर y नीचे 3 है, नीचे 3 है, बेस दोनों में सेम है तो इसका पावर y बराबर क्या हो जाएगा 1, y बराबर 1। और ऐसे ही 13 का पावर z और 13 का पावर 1, यानी z बराबर क्या हो जाएगा 1। हम लोग को क्या बताना था, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू क्या हो गया 1। तो यहां से क्या हो जाएगा जोड़ के 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन ए जो होगा, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 39 का। अब देखिए यहां पे है 40 दिया हुआ है p बट्टा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है p बट्टा q के रूप में। तो 0.105 दशमलव उड़ाएंगे, यहां क्या हो जाएगा 0, दशमलव के जगह 1 और इसके आगे 3 संख्या है तो 3 0, है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, काट सकते हैं हम लोग, 21 से कट जाएगा। पहले ये हो गया आपको 105 बट्टे 1000, तो यहां 3 से काटे, 21 से काटेंगे इसको, 21 पंचे 105 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 200 पंचे 1000। तो ये आपका हो गया 21 बट्टा 200। अब हमको नीचे वाले को इसके फॉर्म में लाना है, तो 200 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से ही लगाएंगे इसमें 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, यानी इसको लिखा जा सकता है 21 बट्टा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब ये क्या हो जाएगा 21 बट्टा 2 का पावर 2 कई बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर कितना 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, पहला है 21 बट्टा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, ये तो होगा नहीं। फिर है बी 21 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है 21 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा सी। अगला है यदि 140 का इतना वैल्यू दे दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड। 24 के सेकंड सीटिंग में पूछा था, तो 140 का भाज्य गुणनखंड यहाँ से हो जाता है 2 से 70, 2 से हो जाएगा 35, फिर 5 से हो जाएगा 7, यानी 140 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 140 बराबर क्या हो गया 2 का पावर 2 गुने 5 गुने
7। अब देखिए 140 इधर भी है, 140 इधर भी है ना। मतलब ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या है 2 का पावर x गुने 5 का पावर y गुने 7 का पावर z बराबर इधर हो गया 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। इसका कोई पावर नहीं है तो 1 हो जाएगा पावर। अब देखिए नीचे वाला सेम है, तो बेस सेम है, तो इसका पावर भी क्या सेम होगा, बराबर होगा। अगर आधार अगर इसका सेम है 2 है, बराबर है, तो इसका पावर भी क्या होगा, बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर ऐसे ही 5 में 5 और 5 नीचे सेम है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, y भी जो होंगे इसके 5 के पावर के बराबर होंगे। फिर 7 है, 7 का पावर z, 7 का पावर 1 है ना। तो पावर क्या है, नीचे बेस आधार इसका बराबर है, तो इसका क्या होगा, पावर भी बराबर होगा। तो यहां से ये हो गया आपको x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। तो ये क्या हो जाएंगे, आपको जोड़ना है इसको, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 है, सॉरी 1 से 1 घट गया, तो क्या बच के आएगा इसका आंसर 2। तो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो परमेय और अपरमेय संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, ए ऑप्शन दिया है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। बी ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन दिया है हमेशा परमेय संख्या होगा। सी ऑप्शन दिया है परमेय संख्या होगा। डी ऑप्शन दिया है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमेय संख्या होगा। तो रूट n मान के चलिए, अगर हम लोग प्राकृतिक लेते हैं तो n क्या होगा, 1 2 3 ऐसे कर करके कहां तक, अनंत तक। अब देखिए जब रूट में इसको डालेंगे तो रूट n अगर करते हैं तो 1 रूट करते हैं तो 1 निकल जाता है, 2 करते हैं तो नहीं निकलता है, रूट में ही रह जाता है, 3 करते हैं नहीं निकलता है, लेकिन वही रूट 4 करते हैं तो 2 निकल जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कभी 1 और 2 प्राकृतिक संख्या आ रहा है, 1 और 2 प्राकृतिक संख्या आ रहा है, और कभी क्या आ रहा है, अपरमेय संख्या आ रहा है। इसका मतलब 42 जो क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। कभी ये प्राकृतिक संख्या होगा, कभी ये प्राकृतिक संख्या होगा, तो कभी ये अपरमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच के अपरमेय संख्या कौन है। 2 तथा 2.5 के बीच के अपरमेय संख्या कौन है। अब देखिए हम लोग इसका ना ये यहां से क्या करना पड़ेगा, इसका एक एक करके वर्गमूल निकालना पड़ेगा। रूट 11 का वर्गमूल निकालते हैं तो यहां पे आप गौर कर लीजिए, रूट 9 का ही वर्गमूल 3 हो जाता है। तो इसका मतलब रूट 11 का वर्गमूल 2 और 2.5 से ज्यादा होगा, तो इसके बीच में होगा नहीं। अब देखते हैं रूट 5 का। रूट 5 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 2 से 2 दूना 4, क्या निकल के आता है, 1 दशमलव डाल के 2 को 0 2 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे आप 2 से लगाइएगा, सॉरी 2 से फिर दशमलव 2 से लगेगा, 42 दूना 84, यहाँ से क्या आ गया ये 16, फिर दशमलव के कारण 2 0 इस पे, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब देखिए अब कितना से लगाया जाएगा, 3 से। कितना से लगाया जाएगा, 3 से। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 13, यहाँ से ही घट के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2.23। अब हम लोग को क्या पूछा है, 2 से लेकर आ रहा है 2.5 के बीच का संख्या, तो 2.23 इसी बीच में आ जा रहा है, 2.23 इसी बीच में आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रूट 5। 2 और 2.5 के बीच का जो संख्या होगा वो क्या होगा, रूट 5। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को। देखिए प्राकृतिक संख्या पर प्रत्येक बिंदु जो प्रदर्शित करेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, अगर दशमलव में आ गया तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब हम परिमेय संख्या को भी क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं। तो
तो कभी परमेय भी हो सकता है, कभी अपरमेय। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या को। काहे एक वास्तविक संख्या को, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या दोनों वाला जो हो जाएगा वास्तविक संख्या के अंदर आ जाएगा, क्योंकि परमेय और अपरमेय से मिलकर के क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो 44 का जो है सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। अब देखिए संख्या 23.43 को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q का कोई पूर्णांक नहीं है और Q बराबर क्या है, 0 दिया हुआ है। Q बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। तो यहाँ पे 23.43, इसका दशमलव हम लोग हटा लेंगे, तो इस दशमलव के जगह पे एक और इससे आगे 2 नंबर है तो 2 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2343/100, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 2343/100, और इसका जो है यानी 2343, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है यानी क्या होगा, परमेय होगा। अपरमेय नहीं है यानी परमेय होगा। √10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये हो गया अपरमेय। √24 ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरमेय। √35 बाहर नहीं निकलेगा, अपरमेय। √121 रूट से बाहर निकल सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 × 11, और 11 क्या हो जाएगा, बाहर। इसका मतलब जो रूट से बाहर निकलता है वो कैसी संख्या होता है, परमेय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही, जो परमेय नहीं है। ये तीनों परमेय अपरमेय है और ये क्या है, परमेय है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 121, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, फिर से आया क्वेश्चन। तो यहां है √64/81, बाहर निकलेगा 64, 8 का वर्गमूल 64, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, ये रूट से बाहर निकल गया। एक हो गया आपको 2√3, इधर हो गया 21/35, इधर हो गया आपको √3 √2। देखिए सीधी सी बात कि 2√3 है, अपरमेय है। 21 और 35 है, ये भी 21 भी बाहर नहीं निकलेगा, 35 भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया, अपरमेय। √3 √2 √6 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता है, ये अपरमेय हो जाएगा। तो यहां से एक ही बाहर निकल रहा है, रूट से बाहर जैसे ही निकला तो ये परमेय संख्या हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय अब पूछ रहा है। √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। √50 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5√2 हो जाएगा, और 5√2 क्या होगा, अपरमेय। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 150 जो होगा सो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। π/2 क्या है, π/2 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, और इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं पाई कैसी संख्या है, पाई अपरमेय संख्या है। तो पाई जब अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या में किसी भी परमेय संख्या से भाग लगता है तो क्या होता है, अपरमेय संख्या ये होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। π/2 को क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। π/2 कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। √3 + √3 का मान क्या होगा, तो √3 और √3, ये √3 जोड़ के √6 नहीं होगा, क्योंकि 1 √3 और 1 √3 कितना हो जाएगा, ये 2 √3 होगा। 1 √3 जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 √3। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 2 √3। क्या हो जाएगा, 2 √3। अच्छा, 5 का पावर 0 और 3 का पावर 0 का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान, बताइए। क्या 15 का पावर 0 होगा, नहीं, ये नहीं होगा। अब देखिए कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो 5 का पावर 0 था, इसका मान हो गया 1। फिर 3 का पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, और 1 × 1 क्या होता है, 1। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, दो परमेय संख्या के बीच केवल एक नहीं, दो नहीं,
10 नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी अनंत। कैसे अनंत होगा? तो जैसे देखिए 2 और 3 परमेय संख्या हुआ, 2 और 3 परमेय संख्या हुआ, इसके बीच में अनगिनत परमेय संख्या है। कैसे? तो 2 और 3 के बीच में 2.1 होता है, 2.2 होता है, ऐसे ही 2.9 होता है। इसके बीच में ही हम इसको लिख सकते हैं 2.11, 2.22 और 2.99। फिर इसी के बीच में हम लोग लिख सकते हैं 2.111, 2.112, ऐसे ही करके बहुत सारा ऐसा नंबर निकाला जा सकता है। अनगिनत नंबर हम लोग इसके यानी दोनों के बीच में अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी अनंत। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब देखिए ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? तो पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होता है, यानी पॉजिटिव नंबर भी होता है, और निगेटिव नंबर भी होता है, और जीरो भी होता है। तो आप अगर गौर कीजिएगा तो पूर्ण जो संख्या होगा वो क्या होगा? जीरो और उसके बाद धनात्मक संख्या होगा। तो इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं हुआ, तो ये पूर्णांक, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। पूर्णांक कभी भी पूरा का पूरा पूर्णांक जो है कभी भी पूरा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये भी गलत है, क्योंकि 1/2 क्या हो गया? ये परमेय संख्या हुआ। क्या कौन संख्या हुआ? ये 1/2 परमेय संख्या हुआ। लेकिन पूर्णांक जो होता है वो सीधा लाइन में या तो निगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। ये हो सकता है, ये भिन्न वाला जो संख्या है वो पूर्णांक होगा नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक में परमेय संख्या भी होगा, जैसे 2/3 ही परमेय है, और परमेय है तो अपरमेय होगा नहीं, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रत्येक अपरमेय जो होता है, प्रत्येक अपरमेय और प्रत्येक परमेय वास्तविक संख्या होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है √12 और √3 का मान, सॉरी √12/√3 का मान क्या होगा? √12 को हम लोग लिख दिए 2 × 2 × 3, बट्टा में आ गया √3, 2 का जोड़ा लगाई बाहर निकल गया और रह गया अंदर √3 और ये √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया? इसका वैल्यू 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 2। अगला क्वेश्चन है आपका 3 + √5 है एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। देखिए 3 परमेय है लेकिन √5 अपरमेय है, और परमेय संख्या का और अपरमेय संख्या का, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो जोड़ होता है हमेशा क्या होता है? अपरमेय होता है। परमेय और अपरमेय संख्या का जो जोड़ होता है हमेशा अपरमेय संख्या होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक परमेय संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या। देखिए प्रत्येक परमेय संख्या जो होगा, प्राकृतिक संख्या होगा परमेय संख्या, पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या होगा, पूर्णांक भी परमेय संख्या होगा, लेकिन पूरा परमेय संख्या प्राकृतिक नहीं होगा, परमेय संख्या पूरा परमेय संख्या पूर्ण नहीं होगा, और परमेय संख्या पूरा पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन परमेय संख्या क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती का संख्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे अनगिनत तक। पूर्ण संख्या जो होता है वो गिनती के संख्या में 0 मिलाकर बनता है, 0 मिलाकर गिनती का संख्या हो गया तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक संख्या जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक। ऋणात्मक संख्या हो गया -1 -2, ये भी अनंत तक, है ना। और उसके बाद जो होता है परिमेय संख्या जो होता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या जो होता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया परमेय संख्या, पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या, पूर्णांक भी परमेय संख्या। इधर आपको इसी से बनके संख्या बनता है सम, सो भी हो जाएगा परमेय संख्या, विषम ये भी हो जाएगा परमेय संख्या,
उसके बाद भाज्य, ये भी परमेय संख्या, अभाज्य, ये भी परमेय संख्या है ना। तो परमेय और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इससे मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। इससे मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो यहां पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या। उसके बाद है 22/7 है। 22/7 यहां पे देखिए आपको पाई नहीं दिया है, क्या दिया है? 22/7। और ये जो 22/7 होता है पाई का पूरा वैल्यू होता नहीं है, लगभग में वैल्यू होता है। हम लोग मान के चलते हैं पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अगर दे दिया, 22/7 अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 अगर दिया हुआ है तो ये आपका परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। देखिए पाई का मान 3.14 और बहुत सारा है, खत्म होगा ही नहीं, इसलिए उसको अपरमेय संख्या बोला जाता है। लेकिन पाई के मान को हम लोग लगभग में 22/7 लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। तो 22/7 जो है सो पाई का करेक्ट वैल्यू नहीं है, तो 22/7 अपरमेय संख्या हो सकता नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। अब देखो √81/2 है, √81/2। रूट तो 81 पे लगा है और 81 का जो वर्गमूल होता है 9/2। अब 9/2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q। ये देखिए परमेय संख्या पहला ऑप्शन, दूसरा अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। और पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक होगा नहीं क्योंकि 9/2 जो होगा 4.5 होगा, यानी 4.5। तो दशमलव में पूर्णांक होता नहीं है या बट्टा में पूर्णांक होता नहीं है। उसके बाद अपरमेय होगा नहीं क्योंकि रूट से बाहर है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो परमेय संख्या होगा। क्योंकि परमेय संख्या भिन्न जो होता है वो भी P/Q के रूप में किसको लिखा जाता है? परमेय संख्या को। अगला है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है। अभी हम बताए कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो जोड़ होगा वो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होगा? अपरमेय। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दो अपरमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल कैसा होगा? तो गुणनफल हम लोग देख लेते हैं। गुणनफल मतलब गुना करके, पहले 3 को 3 से गुना करेंगे, क्या हो गया? 9। 3 को 3 से गुना करने पर क्या आ गया? 9। फिर आपको इस 3 को √5 से -√5 से, तो ये हो गया -3√5। अब देखिए इस 3 का दोनों से गुना हो गया, फिर √5 को 3 से गुना करते हैं तो ये आपका हो जाता है +3√5। और √5 का -√5 से, तो -√5 का गुना हो गया -√25। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया 9, और √25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5। तो इधर के क्या आ गया? 4। अब 4 बताइए कैसी संख्या? परमेय की अपरमेय, है ना। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं। ए और बी दोनों, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अपरमेय तो है नहीं, 4 क्या है? परमेय संख्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, परमेय संख्या। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्या दिया हुआ है? √64/81 प्लस √16/9 कैसी संख्या है? तो √64/81 जोड़ √16/9। अब देखिए √64 जो है, √64 किसका वर्गमूल? 8 का। √81 किसका वर्गमूल? 9 का। प्लस √16 4 का, √9 3 का। अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो 9 3 का लघुत्तम जो हो जाएगा 9 LCM। एक बार में 8 ही, 2 बार में हो जाएगा, और सॉरी 3 × 9 तो 12, या 12 8 क्या हो गया? 20/9। अब देखिए 20/9 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बट्टा में होता नहीं है। परमेय संख्या पूर्णांक भी बट्टा में होता नहीं है, और जिसको P/Q में लिख सकते हैं वो अपरमेय होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ए, परमेय संख्या। परमेय संख्या को ही P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दिया है 2 अपरमेय संख्या, इतना और इतना का गुणनफल कितना होगा? तो हम लोग देख लीजिए, इस 3 को, ये वाले 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस 3 को फिर -√5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5, प्लस
√6 को देखिए, अब इससे दोनों को हो गया, अब √6 से 3 को तो 3 √6 और ये हो जाएगा आपको -√30। आपको मैं बता दूं कि जो रूट से बाहर है और जो रूट से अंदर है, रूट से बाहर वाले संख्या जैसे हो गया 3 और रूट से अंदर वाला संख्या 5, इसका गुना तो जो रूट से बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा, जो रूट के अंदर है अंदर ही रह जाएगा। इसलिए इसका गुना हो गया है 3 √5, √6 और √3 का गुना हो गया है 3 √6। अब देखिए यहाँ पे ये से ये कटेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, इसलिए ये जो संख्या है इसमें परमेय भी है अपरमेय भी है ना। तो इसलिए इस टोटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, प्राकृतिक नहीं कह सकते। इसका जो आंसर होगा करेक्ट बी, परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। √10 और √15 है, √10 √15 का गुना आता है √150। इसको बाहर निकालने पर 150 को हम लोग 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। धुतिया 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 5 तो बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया √3 दूना 6। तो ये रूट से बाहर निकला ही नहीं, पूर्णांक होगा नहीं, रूट है इसमें, प्राकृतिक संख्या होगा नहीं, रूट है इसमें, परमेय संख्या होगा नहीं क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए दिया है 2.13, मतलब देखिए 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 ... इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 3 3 तो बार बार आ रहा है और 1 1 1 करके बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 2 1 हो गया। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक कह नहीं सकते हैं, परमेय भी नहीं कहेंगे, इसी संख्या को अपरमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को अपरमेय संख्या कहेंगे। ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी यानी 2011 से लेकर के 2025 तक बिहार बोर्ड पूछे हुआ है। एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या गुणनफल कैसा होगा। परमेय संख्या को अगर अपरमेय संख्या से गुना किया गया, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुना करने पर हमेशा अपरमेय संख्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या होगा। परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुना करने पर हमेशा अपरमेय होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 को अपरमेय से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो परमेय हो जाता है। बाकी हमेशा क्या होगा, अपरमेय। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न ये सब है कि संख्या दे दिया है 0.32 और 2 के ऊपर जो है 12 है, तो P/Q का रूप क्या होगा। 2 के ऊपर 12 का मतलब हुआ या तो ऐसे डॉट है या 0.32 पर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका P/Q का रूप क्या होगा। तो ऐसे वाले संख्या को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को जैसे का तैसे लिख देते हैं। लिखा गया बिना दशमलव का, फिर माइनस देते हैं और यहां पे ऐसी संख्या घटाते हैं जो इस पे इसको आवर्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3.2 0.32 का पे 2 पे आवर्त है तो 32 हो गया। आवर्त 2 पे है तो 2 से पहले कौन संख्या है, 3 0 3, तो 0 का कोई अथी नहीं, 0 3 में क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा। फिर यहाँ 2 2 10 देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों पे पावर के लिए लिख देते हैं और बीच में माइनस देते हैं। यहाँ पे जो पावर लगता है दशमलव के बाद जितना संख्या होता है 100, तो दशमलव के बाद कई वो संख्या है 1 और 2, तो यहाँ पावर क्या लग जाएगा 2। यहाँ पे जो लगता है 10 का पावर क्या लगता है, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला कई गो है, तो दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला 3 है, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला कितना है 3, यानी एक संख्या है तो 10 का पावर क्या हो गया 1। 32 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 29। 10 का पावर 2 मतलब 100 और 10 का पावर 1 मतलब 10, तो 29/90। 29/90 कौन सा ऑप्शन है, 29/90 ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होगा, ये बात सही भी है गलत भी है, क्योंकि अपरमेय जैसे √5
और √5, दोनों अपर में है, गुना करने पर ये हो जाएगा √25 और 25 से बाहर निकल जाएगा 5, तो ये तो पर में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है कि एक पर में और एक अपर में संख्या का गुणनफल हमेशा अपर में होता है। एक पर में और एक अपर में संख्या का गुणनफल हमेशा अपर में। अगला है दो अपर में संख्या का जोड़ कभी अपर में नहीं हो सकता है। अच्छा, तो इसमें क्या बताना है? सत्य बताना है, सॉरी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। तो दो अपरमेय संख्या का जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। दो अपरमेय संख्या जोड़ेंगे अपरमेय होगा। परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक और एक परमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक हो सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग देखिए, कुछ संख्या है हम लोग के पास, तो सबको हम लोग क्या नहीं कर सकते? भाग नहीं दे सकते हैं। सबको भाग नहीं दे सकते। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखा हो तो क्यों के p तो कुछ नहीं, क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का अगर रूप आपको दिखाई दे, 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा? शांत। यानी क्यों के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 रहे तो भी शांत, सिर्फ 5 रहे तो भी शांत, और ये दोनों रहे तो भी शांत। लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो ये 243 बट्टा इतना था, है ना। ग्यारह बट्टा 700 है। 11/700, तो 11/700 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? 7 भी आ सकता है। करके देख लेते हैं। 700 का 2 से 350, फिर 2 से 1 7 5, फिर 3 से लगेगा नहीं, 7 1 8 5, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे। 5 3 15 और 2 पर 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 7, तो इसमें 7 आ गया। इसका मतलब ये शांत नहीं है। 91/2121 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 3 और 7 आ जाएगा, तो इसीलिए ये भी शांत नहीं होगा। ये आप देखिए, 343 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3। इसमें देखिए 7 का पावर 3 है, ये शांत नहीं होता। लेकिन 343 और 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 भी कितना होता है? 343। देखिए 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 गुने 7 हो जाएगा कितना? 9 7 63 हासिल 6, 9 7 चौका 28 6 34। तो 343 से 343 कट गया, सिर्फ क्या बच गया? 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 3/8, 3/8, इधर हो गया 6/15, 29/343 और 17/1536। देखिए 343 के अभाज्य गुणनखंड में 7 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, है ना। देखिए 8 जो अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 हो जाता है, तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर ए होगा। करेक्ट आंसर ए। हालांकि इसका आंसर बी भी हो सकता है, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया 2/5। नीचे अभाज्य गुणनखंड 5 आ गया, तो इसको हम लोग बी ऑप्शन भी सही दे सकते हैं। और इधर हो गया आपको 1 5 3 6,
1 5 नीचे में 1 5 3 6, इसका भाज गुणनखंड निकालेंगे 2 से, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे ये 2 का 2 दूना 18, 2 7 14। अब यहाँ पे 2 से लगेगा नहीं, और 9 2 11 7 18, 3 से लगेगा। तो अभाज्य गुणनखंड में जैसे ही 3 आएगा तो ये हो जाएगा अशांत, तो इसका ये आंसर हो सकता नहीं है। इसका देखिए ज्यादातर इसका करेक्ट आंसर क्या है ए, लेकिन इसका 6/15 भी क्या हो सकता है, शांत हो सकता है काटने के बाद, बिना काटे हुए ये क्या होगा, अशांत होगा, है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 3.27 के ऊपर बार है, 27 के ऊपर बार है, यानी लिखा हुआ है 3.27, और इस दोनों पे जो है सो डॉट है, तो इसको p/क्यूब में कैसे लिख सकते हैं। मैं अभी फार्मूला बताया हूं कि ऐसा वाला अगर क्वेश्चन आपको मिले तो संख्या को जैसे का तैसे लिख दीजिए। संख्या है 3 2 7, 3 2 7 लिख दिए, फिर माइनस क्या करना है आपको, बिना आवर्त वाला संख्या, बिना आवर्त वाला संख्या कौन है, सिर्फ 3 है। बिना आवर्त वाला संख्या कौन है, 3 है, तो 3 हो जाएगा माइनस में, बट्टा 10 2 बार आपको देना है, बीच में माइनस, इसका भी पावर कुछ ना कुछ होगा, इसका भी पावर कुछ ना कुछ होगा, इस पर पावर क्या होगा सो समझ लीजिए। तो दशमलव के बाद जितना नंबर रहेगा उतना पावर होगा। दशमलव के बाद 1 2 गो अंक है, दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक, तब पावर 2। इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला कई अंक है, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला एक भी अंक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। 327 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 324। 10 का पावर 2 हो जाता है 100, 10 का पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो ये 324 बट्टा कितना हो गया 99। 3 से ही कट सकता है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3, 0 3 8 24, और ये कट जाएगा 33। अभी भी 3 से कट सकता है, अच्छा काटना नहीं है। कैसी संख्या है, जैसे ही बट्टा में आ गया रूट से बाहर निकल गया, देखिए आवर्त है, इसका मतलब जिस पे आवर्त आ जाता है वैसे ही परमेय संख्या होता है। तो बट्टा में है, प्राकृतिक होगा नहीं, पूर्णांक होगा नहीं, अपरमेय होगा नहीं, क्योंकि p/q में आ गया, तो इसका आंसर जो होगा एक परमेय संख्या होगा। 7 के ऊपर बार है, 0.7 इसके ऊपर बार है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इसमें से घटेगा क्या, कुछ भी नहीं है 0। 10 का पावर क्या होगा, दशमलव के बाद एगो संख्या है, 10 का पावर क्या होगा, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला एक भी संख्या नहीं है, तो 0। 7 में से 0 घटेगा 7, 10 का पावर 1 यानी 10, और 10 का पावर 0 मतलब 1, क्या हो जाएगा 7/9। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7/9, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा, 50 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें 2 और 5 आता है, और कोई संख्या नहीं आता है, तो 2 × 5 × 5 हो गया। तो ये हम बोले हैं शांत वही होगा जो 2 और 5 के रूप का होगा, 2 और जिसका क्यू में यानी अभाज्य p/q में क्यू का जो रूप होगा 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का हुआ तो शांत हो जाएगा। तो 50 2 आ गया 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। 243 का अगर निकालते हम लोग तो 2 से तलाएगा नहीं, 3 से, 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। अभी मैं बोला कि सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो क्या हो जाता है अशांत। तो इसका आंसर आपको क्या है, बी ही मिल गया, अशांत संख्या है ना। इसलिए इस सबको 1600 है, इसमें भी 2 और 5 आएगा, 625 में तो 5 आता ही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा और ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो p/ इतना के रूप में इसको लिखा जा सकता है, 0.67 है, दशमलव उड़ा दिए, दशमलव के जगह 1 और आगे 2 संख्या तो 2 इधर हो गया आपको 6 7। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 है ना, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यानी ये हो गया 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। क्या कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 67/2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
अच्छा, इतना 3 और 4 के ऊपर बार है तो सरलतम रूप इसका होगा, देखिए यहाँ पे दे दिया 0.3, इसके ऊपर बार प्लस 0.4, इसके ऊपर बार, तो क्या होगा? पहले तो 0.3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? संख्या को ऐसे जैसे का तैसे, तो 3 में से बिना आवर्त वाला संख्या घटाएंगे तो कौन है? 0। फिर 10 2 बीच में माइनस, इस पे क्या पावर आएगा? दशमलव के बाद जितना अंक हो, दशमलव के बाद कई गो अंक है? 1। इस पे क्या पावर आता है? तो दशमलव के बाद बिना बार यानी बिना आवर्त वाला संख्या कई गो है? तो 1 भी नहीं। इसमें प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 4, माइनस इसमें क्या होगा? बिना आवर्त वाला संख्या 0 है, घटेगा 10 बीच में माइनस, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना पावर, तो 1 अंक है तो 1 पावर। दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला जितना अंक है उतना पावर, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला एक भी संख्या नहीं है तो 0। 3 में से 0 घटा 3, 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 0 1, 4 में से 0 घटा 4, 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/10 में से 1 घटा 9 प्लस 4/10 में से 1 घटा 9, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9, है ना? तो ये 9 से एक बार में एलसीएम 3 + 4 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/9। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7/9। इसका ऑप्शन बी 7/9 करेक्ट आंसर होगा। एक और संख्या है, सेकंड लास्ट है ये, इतना इतना इतना, ये क्या कौन संख्या होगा? तो 6 + √125 माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो -3 - √5, फिर +1 - 4√5। कैसी संख्या होगा बताना है। 6। अब देखिए 125 जो है, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 से 25, फिर 5 से 5, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 × 5 × 5 -3 - √5 +1 - 4√5। अब देखिए यहाँ पे 6 रूट से बाहर, 3 रूट से बाहर, 1 रूट से बाहर, तो 6 और 1 प्लस में है दोनों, तो 6 1 क्या हो गया? 7, 7 में से 3 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 4। अब देखिए प्लस, ये 5 का जोड़ा लगा, 5 बाहर निकल गया, अंदर रह गया √5, माइनस ये सब तो हो गया, सिर्फ √5 बचेगा माइनस में, और फिर -4√5। अब देखिए यहाँ पे ये तो 4 है, प्लस ये हो गया 5√5, ये है 4√5 और -1√5, तो ये भी दोनों माइनस जोड़ के कितना हो गया? 5√5। ये से ये क्या हो गया? खत्म, तो 0, यानी क्या आ गया? ऑप्शन 4। और 4 कैसी संख्या है? परमेय संख्या। 4 कैसी संख्या है? परमेय संख्या, है ना? इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64। अच्छा 1 मिनट और, यहां पे लिखा हुआ वास्तविक संख्या नहीं, अगर वास्तविक लिखल रहता तो परमेय भी हो सकता था, वास्तविक भी हो सकता था, लेकिन यहां वास्तविक संख्या नहीं लिखा है, इसलिए सिर्फ इसका एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। 0.375 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो 0.375 है, दशमलव उड़ा दिए नीचे के आगे, दशमलव के जगह 1, 3 संख्या है, 3 गो 0, तो हम लोग को क्यों का रूप बताना है, तो 1000 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, 125 को 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी 2 कई बार है? तो 2 3 बार है, 5 कई बार है? 5 भी 3 बार है। 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो ये आपका ये चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या, इससे आप अगर ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। ये आपको 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार बोर्ड के द्वारा, सब ऑब्जेक्टिव का एकदम निचोड़ आपके पास मिला, है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।